जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी एंड सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर 2 है। एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा पेपर आने की पूरी संभावना है। चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मध्य युग के दौरान भारत में मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? वास्तुकला, सांस्कृतिक गतिविधियां, विदेशी व्यापार के बड़े पैमाने पर, सूफी आंदोलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है मध्य युग के दौरान भारत में मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? यह जाना जाता था सांस्कृतिक गतिविधियां। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सांस्कृतिक गतिविधियां। भारत के मध्यकाल के दौरान मंदिर को सांस्कृतिक कार्यकलापों का केंद्र माना जाता था और वहां शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन होता था। यहाँ पर जो है शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन होता था। शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन होता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में उन व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा मंदिरों एवं अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें अच्छा कार्य किया है। समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए आसपास के परिवेश में मूल्य संवर्धन करना चाहते थे। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, अपनी ताकत का प्रदर्शन, अपना सामर्थ्य, धन संपदा, ईश्वर तथा धर्म प्राणायता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल में उन व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा मंदिरों एवं अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहे। अपनी ताकत का प्रदर्शन, अपना सामर्थ्य, धन संपदा, ईश्वर तथा धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बंगाल में व्यक्तियों या समूहों द्वारा प्राय मंदिरों या अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण अपनी शक्ति, धर्मनिष्ठा एवं अनुयायियों का विश्वास अर्जित करने के लिए किया जाता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना व कार्य की एक ऐसी प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्रियों का शोषण करके प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, क्या कहलाती है? पदानुक्रमिक, फांसीवाद, राजशाही, पितृसत्तात्मक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संरचना व कार्य की एक ऐसी प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्रियों का शोषण करके प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, वह क्या कहलाती है? पितृसत्तात्मक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पितृसत्तात्मक। यह एक ऐसा व्यवस्था जिसके स्वरूप जिसमें पुरुष का वर्चस्व हो और महिलाओं को सताता व शोषण करता हो, तो वह पितृसत्तात्मक समाज या पुरुष प्रधान समाज कहलाता है। पितृसत्तात्मक प्रणाली का शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन। इसका शाब्दिक अर्थ होगा पिता का शासन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य करना नहीं है? लोगों को दृष्टिकोण व व्यवहार में परिवर्तित करना क्योंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक समूह व सामाजिक तंत्र के लक्ष्य को बनाना। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत व्यवसायिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पाद का विज्ञापन देना। फोर्थ ऑप्शन है जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अप्रेरित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर पूछा है नहीं है। तो वह व्यक्तिगत व्यवसायिक लाभों के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पाद का विज्ञापन देना, यह बात जो है गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञापन का तात्पर्य समाज के कल्याण से है। सामाजिक विज्ञापन का तात्पर्य किससे है? समाज के कल्याण से है, समाज के कल्याण से संबंधित है, इसलिए इसका प्रयोग व्यक्तिगत वाणिज्यिक हेतु के लिए नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के संबंध में असत्य है? यहाँ पर पूछा है प्रशस्ति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। पहला कथन है राजा व शासन की उपलब्धियों का वर्णन प्रशस्तियों में किया जाता था। राजाओं की प्रशंसा एवं स्तुति के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों या कवियों, पंडितों द्वारा लिखे गए लेख, व्याख्यान ताकि राजाओं से पारितोष प्राप्त किया जा सके। थर्ड ऑप्शन है समानता राजाओं द्वारा लिखे जाते थे। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है यह उस ऐतिहासिक काल के मूल्यवान स्रोत है जिनसे वे संबंधित हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा कथन प्रशस्ति के संबंध में असत्य है? असत्य कथन होगा समानता राजाओं द्वारा लिखे जाते थे, यह बात जो है गलत है। प्रशस्ति राजाओं द्वारा नहीं लिखे जाते थे, विद्वानों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखे जाते थे और इन्हें कभी भी राजाओं द्वारा नहीं लिखा जाता था। प्रशस्ति संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा के लिए। प्रशस्ति का अर्थ जो होता है प्रशंसा के लिए, प्रशंसा के लिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है राइट होगा। पूछा है असत्य कथन, तो वह है थर्ड ऑप्शन जो कि इसी कार्ड या करेक्ट है। राजा व शासन की उपलब्धियों का वर्णन प्रशस्तियों में किया जाता था, यह बात सही है। राजाओं की प्रशंसा एवं स्तुति के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों, कवियों, पंडितों द्वारा लिखे गए लेख, व्याख्यान ताकि राजाओं से पारितोष प्राप्त किया जा सके, यह भी सही होगा। और यह उस ऐतिहासिक काल के मूल्यवान स्रोत हैं जिनसे वे संबंधित हैं, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएचसी का आशय निजी स्वास्थ्य प्राइवेट हेल्थ सेंटर, लोक स्वास्थ्य केंद्र पब्लिक हेल्थ सेंटर, लोक स्वास्थ्य कोर्ट पब्लिक हेल्थ कोर्ट, लोक स्वास्थ्य कारपोरेशन पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पीएचसी का आशय क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो वह होगा लोक स्वास्थ्य कोर्ट पब्लिक हेल्थ कोर्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लोक स्वास्थ्य कोर्ट पब्लिक हेल्थ कोर्ट। पीएससी का आशय जो होगा लोक स्वास्थ्य केंद्र है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का प्रबंध कराती है, जैसे कि जिला स्तर पर जिला अस्पताल और बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? खनन, कृषि, व्यापार या मछली पालन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो वह है व्यापार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। व्यापार जो है यह प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। खनन, कृषि, मछली पालन ये सभी क्या है? प्राथमिक आर्थिक गतिविधि हैं। खनन, कृषि
और मछली पालन जो है ये सभी क्या है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, गतिविधि है, और जो व्यापार है यह प्राथमिक गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अपने मूल स्थल को विकसित कर सकें, वे जब अपने व्यापार के अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हों, शहर को विकसित कर सकें, सरकार द्वारा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए उपलब्ध राशि से उनका लाभ कम हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अपने व्यापार के अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हों। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उद्योगपति तभी उद्योग स्थापित करते हैं जब उन्हें सरकारी नीतियां अपने उद्योग के अनुकूल लगती है और सरकार द्वारा कई प्रोत्साहन या कम दर पर ऊर्जा की आपूर्ति, कम परिवहन लागत, आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाजार शब्द का परिचय देता है? एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र जो उद्योग की स्थापना के लिए स्थितियों को अनुकूल बनाता है, उद्योगपतियों द्वारा निर्मित माल को बेचा जाने वाला स्थान, उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार की वस्तुओं का संभावित व्यापार, ऐसा माल जहां उत्पाद बेचे जाते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा कथन बाजार शब्द का परिचय देता है? तो वह है उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार की वस्तुओं का संभावित व्यापार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बाजार शब्द का अर्थ है उद्योग द्वारा उत्पादित माल के लिए एक विशेष प्रकार का संभावित व्यापारिक केंद्र, और एक बाजार का भौगोलिक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार अलग अलग शिक्षिकाओं के द्वारा औद्योगिकरण विषय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा शैक्षिक उपागम सबसे उचित है? पहला ऑप्शन है, एक शिक्षिका यह विश्वास करती है कि उसके औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार में समझाना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ाने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है, शिक्षिका पाठ पुस्तकों की समयातीत महत्व में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षिका शिक्षा छात्र हेतु बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने योजना बनाती है और मुद्दे पर चर्चा तथा वाद विवाद कराती है। बाद में वह पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन में बहुत लंबा है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेट के एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, चार अलग अलग शिक्षिकाओं के द्वारा औद्योगिकरण विषय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा शैक्षिक उपागम सबसे उचित है? तो वह शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शन करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है और मुद्दों पर चर्चा तथा वाद विवाद कराती है।
बाद में वह पूर्ण रूप से मिक्स कर निकालती है। यही ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ हस्तलिपियां पत्थरों एवं धातुओं के शिलालेखों पर लिखी गई थी, प्रायः ताड़पत्रियों पर लिखी हुई थी। वे जिन काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। पहले हस्तलिखित थी, उन्हें मुद्रित बाद में किया गया था। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीट के एग्जाम में या क्वेश्चन में 2011 में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन जो है 2021 में भी पूछा गया था जब शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह पहले हस्तलिखित थी, उन्हें मुद्रित बाद में किया गया था। यह बात जो है गलत है, फोर्थ ऑप्शन ही गलत है। कुछ हस्तलिपियां पत्थरों एवं धातुओं के शिलालेखों पर लिखी गई थी, यह बात सही है। प्रायः ताड़पत्रियां पर लिखी गई हुई थी, यह भी सही होगा। वे जिन काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, यह भी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राचीन समय में पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों के पत्तों पर लिखी जाती थी और यह पत्थरों एवं धातु पर उकेरी जाती थी। ये उस अवधि को प्रतिबिंबित करने वाले प्राथमिक स्रोत हैं और उन्हें कभी भी मुद्रित नहीं किया गया था। यहाँ पर जो कह रहा है मुद्रित बाद में किया गया था, तो इन्हें मुद्रित कभी किया ही नहीं गया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या था? यह सुविधाजनक व याद रखने वाला था। यह उस विचार पर आधारित है जिसमें शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव था। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी तरीके से लिया गया। ब्रिटिश यह सोचते हैं कि इतिहास के संदर्भ में वे अधिक विद्वान हैं, इस कारणवश उन्होंने भारत के इतिहास का विभाजन इस प्रकार किया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या था? यह उस विचार पर आधारित है जिसमें शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 19वीं सदी के मध्यकाल में भारतीय इतिहास को विविध धर्म के राजाओं के राज करने की अवधि के आधार पर विभाजित किया गया और एक इतिहासकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों यानी हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश राज में विभाजन किया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करते हुए उपयुक्त विकल्प को चुनिए। एक तरफ दिया गया है कृषि, फूलों की खेती, मछली पालन, द्राक्षा खेती। दूसरे कॉलम में दिया गया अंगूरों की खेती, फसल उगाना तथा खेती करना, फूल फल सब्जियों की खेती, मछली पालन। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर मिलान करना, चलिए मिलान करते हैं। कृषि का संबंध जो होगा, कृषि का संबंध होगा फसल उगाना तथा खेती करना, यानी ए का संबंध जो है यह है दूसरे से। पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन गलत है। फूलों की खेती, फूलों की खेती का संबंध होगा फूल फल व सब्जियों की खेती, यानी बी का जो संबंध होगा वह तीसरे से, बी का संबंध होगा तीसरे से।
यहाँ पर भी फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। मछली पालन, मछली पालन का संबंध होगा मछली पालन से ही, यानी सी का संबंध जो है क्या होगा फोर्थ से। द्राक्षा खेती का संबंध जो होता है अंगूर की खेती से, यानी डी का संबंध जो है वह पहले से। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसे में ही सही मिलान किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के दौरान किस विकास ने सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहार के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा और वाद विवाद को सुगम बनाया? पत्रिकाएं, रंगमंच, फिल्में या रेडियो? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी के दौरान किस विकास ने सामाजिक रीति रिवाज तथा व्यवहार के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा और वाद विवाद को सुगम बनाया? तो वह है पत्रिकाएं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पत्रिकाएं। 19वीं सदी में पत्रिकाओं द्वारा बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाजों व प्रचलित नियमों के बारे में परिचर्चा व वाद विवाद करवाया जाता था और टाइम पत्रिका अभी भी विश्व की सबसे बड़ी साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। कौन सी पत्रिका है? तो वह है टाइम पत्रिका। टाइम पत्रिका विश्व की सबसे बड़ी साप्ताहिक पत्रिका है। विश्व की सबसे बड़ी साप्ताहिक पत्रिका है। साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है टाइम पत्रिका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का प्रयोग राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अन्याय उदाहरण के रूप में ले सकते हैं सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में प्रयोग किया जाता था? वे सामाजिक वातावरण की मदद लेते थे, सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरणों या श्लोकों से अपनी बात को सिद्ध करते थे, लोकप्रिय राष्ट्रीय नेताओं की मदद लेते थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2016 में और 2022 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का प्रयोग राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अन्याय जैसे सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में प्रयोग किया जाता था? तो वह प्रयोग करते थे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरणों या श्लोकों से अपनी बात को सिद्ध करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने उस समय महिलाओं के प्रति अन्याय करने वाली प्रचलित प्रथाओं जैसे सती प्रथा के विरोध में प्राचीन धार्मिक पुस्तकों व शास्त्रों के श्लोकों एवं वाक्यों का उपयोग किया तथा इससे अपने दृष्टि को उचित ठहराया और उनके बाद के कई समाज सुधारकों ने इस रणनीति को अपनाया। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर भी दिया। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।